पिछली कक्षा में हमने द्रव्य गुण पर्याय यानी विश्व का एक स्थूल रूप से ओवरव्यू लिया था, मोटा मोटा ओवरव्यू लिया था। और हमने ये देखा था कि छहों द्रव्य एक दूसरे को जगह देते हैं, लेकिन फिर भी छहों द्रव्य अपने अपने अस्तित्व में इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, यानी कि प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वयं का अस्तित्व है। इसको शिकंजी के उदाहरण से और फिर एक हॉल में बहुत सारे बल्ब हैं अलग अलग लाइट्स के, उनके उदाहरण से हमने समझा था। ठीक है। और उस जगह देने का एक शब्द हमने इस्तेमाल किया था, उसका नाम था अवगाहन। ठीक है। तो बेसिकली जो आकाश द्रव्य है वो बाकी के पांचों द्रव्यों को अवगाहन देता है, लेकिन बाकी के पांच द्रव्य भी यानी कुल मिलाकर सारे छहों द्रव्य एक दूसरे को अवगाहन देते हैं। ठीक है ना। अब जो बात आएगी वो ये कि अनादिकाल से ये छहों द्रव्य इकट्ठे रहने पर भी छहों द्रव्यों में से 7 द्रव्य नहीं हुए। क्या नहीं हुआ? 7 द्रव्य नहीं, यानी एक द्रव्य भी बढ़ा नहीं और ना ही एक द्रव्य कम हुआ, यानी कि ना ही वो 5 द्रव्य हुए या छहों द्रव्य मिलकर कभी एक द्रव्य हुआ। थोड़ा सा और समझें तो जीव द्रव्य कभी भी अन्य पुद्गल स्वरूप या अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ। जीव कभी भी पुद्गल द्रव्य रूप नहीं हुआ, धर्म अधर्म आकाश और काल रूप नहीं हुआ। वहीं पर पुद्गल का एक परमाणु भी कभी अन्य परमाणु रूप भी नहीं हुआ। किसी एक जीव द्रव्य में मिल गया हो या वो जीव रूप हो गया हो, धर्म अधर्म आकाश काल रूप हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि बाहर में या लोक में अन्य मतों में जो ये धारणा ये मान्यता चलती है कि किसी एक वस्तु का निर्माण यानी कि जीव का निर्माण पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि के संयोग से, कहते हैं ना कि 5 तत्वों से मिलकर ये जीव बना है, तो ये धारणा सरासर गलत धारणा है, गलत मान्यता है। क्योंकि 5 द्रव्य मिलकर कभी भी कोई वस्तु का निर्माण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वस्तु तो अपने आप में स्वतंत्र है। और वो जो वस्तु हमें दिखाई देती है बेसिकली वो एक असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। असमान जातीय का मतलब भिन्न भिन्न द्रव्यों द्वारा मिलकर एक जो कहना चाहिए कि जो वस्तु नजर आती है, ठीक है ना, उसको हम एक पर्टिकुलर वस्तु समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो मनुष्य है, मनुष्य शरीर और जीव, ठीक है ना, इन दोनों की मिली हुई जो पर्याय है, शरीर यानी कि पुद्गल और जीव द्रव्य, इन दोनों की मिली हुई जो पर्याय है उसको हमने क्या मान लिया कि मैं मनुष्य पर्याय हूं, यानी मैं मनुष्य हूं। समझ में आया? लेकिन एक्चुअल में तो ये जो है सिर्फ एक क्षणिक पर्याय है। ये कैसी है? क्षणिक पर्याय है, और इनमें भी पुद्गल अलग है और जीव अलग है। समझ में आई ना बात? सभी द्रव्य आपस में एक दूसरे को स्पेस देते हैं, तब भी जो स्पेस देने का कार्य है यानी कि उस पर्टिकुलर टर्म का नाम है अवगाहन शक्ति। क्या नाम है? अवगाहन शक्ति। ये अवगाहन नाम की शक्ति एकमात्र आकाश द्रव्य का स्पेशल गुण है। क्या है? आकाश द्रव्य का स्पेशल गुण है, जिसको हम विशेष गुण कहते हैं। क्योंकि आकाश द्रव्य सबसे बड़ा द्रव्य है और उसके छोटे से भाग में अन्य सब द्रव्य ठहरते हैं, समा जाते हैं। ये आकाश एक संपूर्ण अखंड द्रव्य है जिसके उसके जिस भाग में अन्य 5 द्रव्य रहते हैं या दिखाई देते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं।
हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि एक बहुत बड़ा सर्किल या कहें कि इन्फिनिटी, और उसमें एक बीच में एक छोटा सा सर्किल, उस सर्किल के बीच में कुछ भी आएगा उसे हम क्या कहेंगे? लोकाकाश। क्योंकि जो लोकाकाश में ही ये छहों द्रव्य विद्यमान रहते हैं एक साथ। बाकी इस लोकाकाश के बाहर सिर्फ और सिर्फ आकाश द्रव्य है, अन्य 5 द्रव्य उस लोक के बाहर नहीं जा सकते। समझ में आया ना? तो प्रत्येक द्रव्य का विस्तार कितना बड़ा है यह जानने के लिए प्रदेश एक मेजर करने की एक यूनिट है। जैसे होता है ना कि हम किसी की लंबाई नापते हैं तो उसकी एक ऐसा यूनिट होती है ना? उसमें हम क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मीटर, ठीक है ना? मीटर होती है ना नापने की यूनिट। किसी की लेंथ नापेंगे तो उसको मीटर से नापा जाता है, और अगर वो मीटर से छोटा है तो क्या कह देते हैं कि 0.1 मीटर, 0.001 मीटर, 0.0001 मीटर, या 1 × 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन वो नापते हम मीटर में ही हैं। लेकिन ये जो नाप है, ये जो स्पेस नापने की, यानी कि जो अगर हम बात करें वस्तु विज्ञान में किसी द्रव्य का एरिया अगर नापना हो तो उसकी सबसे छोटी यूनिट है प्रदेश। मीटर तो भी डिविजिबल है। मीटर के आप हिस्से करोगे तो सेंटीमीटर भी आएगा, मिलीमीटर भी आएगा, नैनोमीटर भी आएगा। यानी कि अगर हम वास्तव में बात करें तो स्पेस का वो सबसे छोटा हिस्सा जो कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी इनडिविजिबल, अविभागी, उसे कहते हैं प्रदेश। क्या कहते हैं? प्रदेश। यानी दिस इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पेस और एरिया। प्रत्येक द्रव्य कितना क्षेत्र घेरता है, यानी कितना एरिया घेरता है, यह बताने के लिए यह द्रव्य कितने प्रदेशी है यह बताया जाता है। सपोज एक द्रव्य 10 प्रदेश घेरता है तो उसका जो विस्तार होगा, उसका जो एरिया होगा वो 10 प्रदेश माना जाएगा। ठीक है ना? एक द्रव्य यदि असंख्यात प्रदेशी है, इसका मतलब यह कि असंख्यात प्रदेशों के बराबर वो उस एरिया को घेरता है। क्लियर है? पुद्गल परमाणु, ये जो पुद्गल परमाणु है वो सबसे छोटा यूनिट है जिसका कि दूसरा भाग नहीं हो सकता। हमने लास्ट कक्षा में देखा था ना, समझा था कि जो एटम होता है उसको पहले क्या माना गया था कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी मैटर की, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फिर उसके भी अंदर उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकाले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाले। फिर कुछ सालों बाद क्वार्ट्ज नाम के एक पदार्थ का आविष्कार हुआ, खोजा गया। फिर आज गॉड्स पार्टिकल को वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में गॉड्स पार्टिकल है क्या इसकी किसी को खबर ही नहीं है। लेकिन ये जो अपने जैन दर्शन के हिसाब से, ठीक है, यानी वस्तु विज्ञान के हिसाब से जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है, दैट इज नोन एज पुद्गल परमाणु। क्या नाम है? पुद्गल परमाणु। ठीक है? उस जो एटम है ना, एटम साइंस में जो हम एटम पढ़ते हैं, अरे उसमें तो अनंत पुद्गल परमाणु समाहित हो जाएं, समा जाएं। यानी कि वो जो पुद्गल परमाणु है बेसिकली वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और उसका जितना विस्तार है, उसका जितना एरिया है, एक पुद्गल परमाणु जितना एरिया घेरता है, एक पुद्गल परमाणु जितना एरिया घेरता है उस एरिया को कहते हैं हम एक प्रदेश। यानी कि एक परमाणु की जगह इज इक्वल्स टू एक प्रदेश। समझ में आया? ठीक है ना? एक प्रदेश रोकता, यह एक प्रदेश घेरता है, इसलिए परमाणु को एक प्रदेशी भी कहते हैं। ध्यान रहे, मैं रिपीट कर रहा हूं, परमाणु को एक प्रदेशी भी कहते हैं क्योंकि वह एक परमाणु एक प्रदेश के बराबर जगह घेरता है। समझ में आया? अब हम ये देखेंगे कि जो इन प्रदेशों की संख्या से, यानी कि नाप से, ये 6 द्रव्य कितनी जगह घेरते हैं, कितना एरिया घेरते हैं, यानी वे कितने प्रदेशी हैं। ठीक है?
आकाश द्रव्य के बारे में समझा था कि ये सबसे बड़ा द्रव्य है, अनंत प्रदेशी है। कैसा है? अनंत प्रदेशी है। और वो अनंत ऐसा है जिसकी की कल्पना तो छोड़ो, कल्पना भी नहीं हो सकती। ठीक है। और लोकाकाश क्या है? लोकाकाश तो बेसिकली उस आकाश द्रव्य का एक छोटा सा भाग है जो कि स्वयं हमारी कल्पना से बाहर है। और वह लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। प्रत्येक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। प्रत्येक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। जीव द्रव्य की यह विशेषता है कि वह जीव द्रव्य के प्रदेशों का एक्चुअल में क्या है, जो जीव द्रव्य के प्रदेश हैं वो संकोच विस्तार कर सकते हैं। संकोच विस्तार का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सबसे छोटा, जैसे कोई वायरस है, वायरस जीव होता है, तो उस वायरस के जीव में असंख्यात प्रदेशी जीव है। वो एक जीव है असंख्यात प्रदेशी, और वही जीव मरने के बाद सपोज उसको भव मिला मनुष्य का या चींटी का भव मिला, तो चींटी वायरस से बड़ी है, तो उस जीव तो एक ही रहा और उतने ही प्रदेश हुए, उतने ही प्रदेश रहे जितने कि उस वायरस में थे, उतने ही प्रदेश उस चींटी में रहे। ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या हुआ कि उन प्रदेशों का आकार बढ़ गया, यानी कि विस्तार हो गया। फिर वही चींटी 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों के रूप में उत्पत्ति हुई, कोई सांप बनी सपोज। अब वो सांप जो है चींटी से बड़ा है, तो सांप में भी उतने ही प्रदेश हुए, लेकिन वो और ज्यादा विस्तारित हो गए, और ज्यादा एक्सपेंड हो गए। फिर वही सांप मनुष्य बना, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो मनुष्य में हम में जितने प्रदेश हैं उतने ही एक्चुअल में प्रदेश उस चींटी में हैं, उस वायरस में हैं, उस अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, फंगाई, उसके एक जीव में हैं। समझ में आया ना? जिनको हम एक्चुअल में यूनिसेलुलर कहते हैं, वो असंख्यात प्रदेशी जीव हैं। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ना जिनको हम, कि अमीबा यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, फंगाई यूनिसेलुलर है, एल्गे यूनिसेलुलर है, ईस्ट यूनिसेलुलर है। एक्चुअल में वे सब एक जीव, असंख्यात प्रदेशी जीव है। वो उस एक परमाणु में, कोरोना वायरस के एक वायरस में असंख्यात प्रदेश। और वही अपने उदय के कारण यदि वो व्हेल मछली बनेगा, ब्लू व्हेल बनेगा, जिसको कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कहना चाहिए जानवर माना जाता है, सबसे बड़ा क्रिएचर माना जाता है, उसके भी उतने ही प्रदेश होंगे। लेकिन उसके जो प्रदेश होंगे उनका विस्तार बहुत विशाल है, लेकिन ये विशाल विस्तार भी बहुत छोटा है यदि हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में एक जीव के प्रदेश कितना विस्तार ग्रहण कर सकते हैं, यानी कितना एरिया कवर कर सकते हैं। तो आपको मालूम है एक स्टेज होती है केवली समुद्घात, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें ये जीव पूरे लोकाकाश के बराबर अपने को फैला लेते हैं, यानी उसके प्रदेश पूरे लोकाकाश के प्रदेश के बराबर हो जाते हैं। कितना हो जाता है? लोकाकाश के प्रदेश के बराबर हो जाता है। अरे इन जीव के प्रदेशों का अधिक विस्तार संपूर्ण लोकाकाश जितना होता है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म बात करें, यानी कि सबसे छोटा हिस्सा बात करें, तो एक निगोदिया जीव के बराबर होता है। कितना? निगोदिया जीव के शरीर के बराबर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ केवली भगवान को ही दिखाई दे सकता है, उन्हीं के ज्ञान का विषय बन सकता है। समझ में आया? तो यहां हमने अभी तक 2 द्रव्यों के बारे में समझा, इनफैक्ट 3 द्रव्यों के बारे में समझा। एक पुद्गल परमाणु, फिर आकाश द्रव्य, और अब जीव द्रव्य के प्रदेश। अब हम समझेंगे धर्म द्रव्य के बारे में। संख्या अपेक्षा अगर हम बात करें तो आकाश एक है, पुद्गल अनंतानंत हैं, पुद्गल परमाणु अनंतानंत हैं, जबकि जीव अनंत हैं, राइट। और
अगर हम प्रदेशों की अपेक्षा बात करते हैं, रिकॉल करते हैं, प्रदेशों की अपेक्षा बात करते हैं, तो आकाश, अगर पूरे आकाश की बात करें तो वो अनंत प्रदेशी है, लेकिन जो लोकाकाश है वो असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, पुद्गल का एक परमाणु एक प्रदेशी है, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, और जितने प्रदेश लोकाकाश में हैं उतने ही प्रदेश एक जीव द्रव्य में होते हैं, इसलिए उसको लोक प्रमाण असंख्यात भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे द्रव्य की, जिसका नाम है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य की अगर संख्या की बात करें तो धर्म द्रव्य सिर्फ एक होता है, एक ही धर्म द्रव्य होता है संख्या अपेक्षा, और ये पूरे लोकाकाश को घेरे रहता है, यानी पूरे लोकाकाश के ऊपर एक तरीके से ओवरलैपिंग है। क्या है? ओवरलैपिंग, उस लोकाकाश के ऊपर ओवरलैपिंग है, और इस कारण से इसके भी जो प्रदेश हैं वो असंख्यात प्रदेश ही हैं, यानी जितने प्रदेश लोकाकाश के, जितने प्रदेश एक जीव द्रव्य के, उतने ही प्रदेश धर्म द्रव्य के होते हैं, यानी कि धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। और इसी की कॉपी है अधर्म द्रव्य, यानी अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, संख्या में मात्र एक है, लेकिन उसके प्रदेश भी असंख्यात हैं, जितने की एक लोकाकाश के हैं, जितने की एक जीव द्रव्य के हैं, उतने ही धर्म द्रव्य के हैं, और उतने ही अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, यानी असंख्यात प्रदेश हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं काल की। काल द्रव्य क्या है? काल द्रव्य। जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य का एक अणु, ठीक है, यानी एक काल द्रव्य वो एक प्रदेशी है। क्या है? एक प्रदेशी है। और जैसे कि चेस की गोटियां होती है ना, 64 खाने होते हैं, हर खाने पे अगर एक एक छोटा छोटा एक मार्बल यानी कंचा रख दिया जाए, तो वो जो एक कंचा है वो एक एक्चुअल में एक काल द्रव्य है। यानी कि अगर लोकाकाश के हर प्रदेश पर एक एक काल का द्रव्य रख दिया जाए तो कितने काल द्रव्य बनेंगे? असंख्यात काल द्रव्य बनेंगे। ठीक है, उनको हम कहते हैं शास्त्रीय भाषा में कालाणु। क्या बोलते हैं? काल अणु, काल प्लस अणु यानी कालाणु। तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है। लोकाकाश के जो असंख्यात प्रदेश हैं उनके प्रत्येक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। ठीक है, यहां शास्त्रों में उसको रत्नों की राशि की भांति कहा गया है। हमने उसको इजी लैंग्वेज में समझा कि अगर सपोज 64 खाने हैं और उसमें एक एक काल के अणु रख दिए जाएं तो वो इस तरीके से फैले हुए हैं, यानी हर प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। क्लियर है? ठीक है, अब एक स्पेशल बात हम बात करते हैं पुद्गल के बारे में। उसका स्पेशल केस है थोड़ा सा। हालांकि हमने बात की कि पुद्गल का एक परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन पुद्गल की एक खासियत है, पुद्गल द्रव्य की एक खासियत है। वो खासियत क्या है कि हालांकि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन पुद्गल में एक ऐसी खासियत है कि वो आपस में चिपक सकता है, यानी जुड़ सकता है और बिखर भी सकता है, अलग भी हो सकता है। तो यानी कि यदि दो पुद्गल परमाणु आपस में चिपक सकते हैं तो वो दो प्रदेशी हो गए। 3 परमाणु अगर चिपक गए तो 3 प्रदेशी हो गए, है ना। और ऐसे ही अगर 100 परमाणु चिपक गए तो 100 प्रदेशी हो गए। ठीक है, ऐसे ही संख्यात यानी काउंटेबल, जहां तक आप काउंट कर सकते हो वहां तक चिपक गए तो संख्यात प्रदेशी हो गए। और ऐसे ही असंख्यात परमाणु चिपक सकते हैं, उनको असंख्यात प्रदेशी कहते हैं। और अनंत परमाणु भी आपस में चिपक सकते हैं और बिखर सकते हैं। समझ में आया? तो ऐसे जो दो या दो पुद्गल परमाणुओं का जो पिंड होता है उसको कहते हैं स्कंध। क्या कहते हैं? स्कंध, राइट। यानी कि एक पुद्गल परमाणु, जब जाति में एक पुद्गल परमाणु, लेकिन वही जब पुद्गल परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? स्कंध फॉर्म करते हैं, स्कंध बनता है। ठीक है, तो वो जो स्कंध है वो बेसिकली पुद्गल की पर्याय है, वो ओरिजिनल पुद्गल परमाणु नहीं है। मतलब पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो पर्याय है,
राइट। तो वो जो पुद्गल की पर्याय है स्कंद, वो संख्यात प्रदेशी भी हो सकती है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकती है और अनंत प्रदेशी भी हो सकती है। क्या? अनंत प्रदेशी भी हो सकती है। पुद्गल का मतलब भी होता है पुद यानी कि जुड़ना, और गल का मतलब गलना यानी कि बिछड़ना, यानी मिलने और बिछड़ने जैसी सामर्थ्य पुद्गल परमाणु में होती है। इसी अपेक्षा से पुद्गल को एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी और अनंत प्रदेशी कहते हैं। समझ में आया? अब सबसे बड़े बड़े मजे की बात यह है, एक प्रश्न भी किसी ने मुझसे किया था काफी टाइम पहले कि जब एक ही प्रदेश में इतने सारे पुद्गल परमाणु हैं तो फिर वो जगह कैसे मिलती है? कि यही खासियत है कि एक पुद्गल परमाणु, मतलब ये अनइमेजिनेबल जैसी बात है, लेकिन ये केवली के ज्ञान में है बात, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं केवली ने इसको बताया है, स्वयं भगवान ने इसको बताया है। क्या? कि एक पुद्गल परमाणु के प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है कि वो अनंत पुद्गल परमाणु को जगह दे सकता है। उसी में अनंत पुद्गल परमाणु समा जाते हैं। समझ में आया ना? एक दूसरे में समा जाते हैं, फिर भी वो प्रदेश का विस्तार नहीं होता, मतलब वो प्रदेश का एरिया नहीं बढ़ता। समझ में आया ना? इसीलिए इस लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में अनंतानंत पुद्गल द्रव्य रहते हैं, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य रहते हैं। क्लियर है? समझ में आया ना? अब अभी हम सिर्फ यहां तक करेंगे, इसके बाद हम इन छहों द्रव्यों के स्वरूप के बारे में अगली कक्षा में समझेंगे। हालांकि मुझे आपको इसका आकार वगैरह भी डिस्कस करना था, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। इसके बाद हम इन छहों द्रव्यों का स्वरूप समझेंगे। तभी तक के लिए जय जिनेंद्र।